हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। माई सेल्फ डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, केमिस्ट्री लेक्चर फ्रॉम GGIC विजयनगर गाजियाबाद, presenting your chapter 9 hydrogen lecture 1. Today's content is introduction, position of hydrogen in periodic table, isotopes of hydrogen, dihydrogen, commercial production of dihydrogen, physical properties, chemical properties, uses of dihydrogen, different forms of dihydrogen, hydrides. Introduction: what is hydrogen and how can be formed? Henry Cavendish. Henry Cavendish is a scientist who discovered inflammable air, called a inflammable air. बच्चों, एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने डाइल्यूट मतलब होता है कि वाटर का कंटेंट क्या है बच्चों, ज़्यादा है। 1766 में आयरन पर H2O4 की जब रिएक्शन की तो उन्होंने देखा कि इसका नाम जो दिया उन्होंने इसे क्या कहा, इन्फ्लेमेबल एयर। हाइड्रोजन नहीं कहा, लेकिन लेवाइजियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे क्या कहा था, हाइड्रोजन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाइड्रोजन? इट इज़ अ लैटिन वर्ड, मीन्स हाइड्रा। हाइड्रा मीन्स वाटर। हाइड्रा मतलब वाटर से रिलेशन है, हाइड्रा। देन जिनस मीन प्रोड्यूसर, मतलब जो वाटर फॉर्म करता है उसे ये क्या कहते थे कि ये हाइड्रोजन है। और ये फ्री स्टेट में भी रह सकता है या कंबाइंड स्टेट में भी रह सकता है। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन है, तो ये दोनों फॉर्म में बच्चों रह सकता है। अब इसकी पोजीशन के बारे में आप देख लीजिए, तो आपको पता है कि ये एल्कली मेटल्स ग्रुप 1, ठीक है। एल्कली मेटल्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एस ब्लॉक में है, तो ये रिजेंबल करता है कि फर्स्ट में भी प्रेजेंट है और ग्रुप 17 में भी है। अब इसका क्या है कि जब ये फर्स्ट और 17 में कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रोग मैथ एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि अलग अलग ग्रुप में है और उसके अकॉर्डिंग इसकी अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। अब मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया 1s1, इस वजह से ये कि आपका क्या है, ग्रुप फर्स्ट में है। और आपकी जो मॉडर्न क्या है पीरियोडिक टेबल है, इसके अकॉर्डिंग इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। देन आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ये देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। आपको पता है कि न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है कि वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, बाहर के ऑर्बिटल में। तो ये इसके क्या हो गए, 3 आइसोटोप हो गए। फिर अगर आप डाई हाइड्रोजन या आप हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे करते हो, इन अ लैब में जिंक लेते हो, जिंक की स्क्रैप ले लो, उस पर सल्फ्यूरिक एसिड लो, वो बच्चों एक्वस होना चाहिए। एक्वस का मीन्स होता है कि उस पर वाटर के कंटेंट होना चाहिए। तो आपका क्या होता है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेता है, और ये देखिए हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो गई, रिमूव हो गई। मेटल विच है रिडक्शन पोटेंशियल लेसर देन, इसमें क्या होता है कि ये जो इसका पोटेंशियल होता है, आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें ये आपको बताया जाएगा कि इसका पोटेंशियल लेस होता है, जिससे कि ये क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, लिबरेट कर देता है, हाइड्रोजन अपना निकल जाता है और जिंक के साथ में क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। हम इसमें क्या करते हैं, प्योर जिंक नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर प्योर जिंक यूज़ करेंगे तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। हमें क्या करना है, लेकिन फास्ट कराना है। अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो बच्चों, तो इसकी जो रिएक्शंस होती हैं, वो जो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है वो फास्ट होता है। और हम इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन अगर ये आए कि वाई वी कांट यूज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जिंक सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ये हाइड्रोजन गैस ना निकाल करके ये वाटर बना लेता है, पानी बना लेता है बच्चों। ये देखिए जिंक सल्फेट और SO2 और पानी बना लेता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं। फिर हमें क्या करते हैं कि लैब के, अगर अदर देन लैब हमने पहले एसिड से देख ली, अब हम एल्कली यानी कोई इस पर OH कंटेंट हो हम वो देखते हैं। एक्वस एल्कली, इसमें भी क्या होगा, पानी का कंटेंट होगा बच्चों।
तो जब जिंक के साथ में आप इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हो तो देखिए हाइड्रोजन निकल गया। देन आपका क्या बनता है बच्चों, सोडियम जिंकेट, Na2Zn O2 इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। लिखते हैं हम Na2Zn O2 इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। देन अगर आपको कमर्शियल हाई लेवल पे या आपको इंडस्ट्रियल वगैरह में अगर हाइड्रोजन का डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करते हैं और कैथोड और एनोड लेते हैं बच्चों, तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। अब कैसे होता है, दो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं और इसके अंदर एक बीकर ले लीजिए और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ। हाइड्रोजन ने क्या, मैंने कहा एनोड पे आपकी क्या होती है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन बन गया। इस हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना ली। अब जो OH आयन थे बच्चों, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल करके OH बनाया और इस 4OH ने देखिए वाटर मॉलिक्यूल बनाया, 2H2O देखिए 4 हो गए और 2 और 2 और ऑक्सीजन आपकी कितनी हो गई, 4। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू भी बच्चों आप क्या बना सकते हो, हाइड्रोजन गैस। अब आपका ये आता है कि बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस क्या है कि वाटर गैस आप पढ़ चुके हो, CO+H2 इज कॉल्ड वाटर गैस पे आप स्टीम जब टेम्परेचर हाई होगा 773 होगा आपकी FeO3 और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO और O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में आपको मिल जाएगी और हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ बच्चों निकल रही है। प्रेशर कितना होना चाहिए, ये आपका प्रेशर है 20 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे कहते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी जिसे कि आप कलेक्ट कर लोगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिजॉल्विंग इट इन वाटर, ठीक है, वाटर में क्या करके डिसॉल्व करके हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन कर लेंगे। एंड व्हाट इज़ द लेन प्रोसेस, लेन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आयरन रहते हैं। सुपर हीटेड का मतलब होता है कि ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग का मतलब बच्चों ये होता है कि 1023 से 1073 केल्विन के बीच में जब इसे स्टीम आप फ्लो करोगे तो आपको फेरिक ऑक्साइड और ये देखिए आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर के फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल जाती है। तो बच्चों रिएक्शंस में हम देखते हैं कि Fe3O14 बन रहा है या Fe2O3 बन रहा है, या आप लिख लोगे और हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन्स बच्चों वो होते हैं, मैं आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब CH4 को आप क्या कहते हो बच्चों, मेथेन कहते हो। मेथेन पे जब आप स्टीम फ्लो करते हो टेम्परेचर आपका 1270 केल्विन है। निकल क्रोमियम कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इनिशिएट करता है या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO बना लिया और हाइड्रोजन आपकी एज इट इज निकल गई, हाइड्रोजन आपको मिल गया। तो ये आपकी बाय हाइड्रोकार्बन है और ये आपका क्या है, लेन प्रोसेस है। लेन प्रोसेस आयरन की प्रेजेंस में होगा। अब इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन आपका होता है NaCl को हम ब्राइन कहते हैं। तो एनोड पे मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन होगा। देखिए क्लोराइड आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा क्योंकि 2 है नेगेटिव आयंस, तो क्या बन गया बच्चों, क्लोरीन बन गया। कैथोड पे आपका वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने निकाले उसे एक्सेप्ट कर लेगा और देखिए हाइड्रोजन और OH आयन निकल जाएगा। और आपको ये मैंने बताया कि ब्राइन फॉर्मेशन कर रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं, NaOH और क्लोरीन फॉर्म करना है। तो सोडियम और ये आपका क्लोराइड आयन वाटर, इनको कंबाइन कर लीजिए। तो देखिए क्लोराइड से क्लोरीन बन गया और हाइड्रोजन निकल गई आपकी, ये जो यहाँ निकली, और ये Na और ये OH में। तो मैंने आपको ये कहा था कि 2 हम इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे और हमारा कौन सा सोल्यूशन है, इसमें हमने ब्राइन ले लिया, वो आपका क्या है, NaCl है। और साथ में आपने क्या ले लिया बच्चों, वाटर ले लिया। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोरीन मिलेगी आपको, ठीक है, और रिडक्शन होगा कैथोड पे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। अब बच्चों क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसका नेचर बच्चों कैसा है।
कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, स्मेल नहीं आती तो इसे हम कहते हैं ओडरलेस है, टेस्टलेस है और कंबस्टिबल गैस है, मतलब ये जलती है, अगर एयर के साथ आप जलाओगे तो ये जलती है। और हवा से ये क्या है, लाइट वेट है। और वाटर में बच्चों ये क्या है, सॉल्युबल नहीं है। और ये क्या है, इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस अगर आप डालोगे इसमें तो ये क्या करेगी बच्चों, ये ना तो लिटमस पेपर पे या तो ब्लू से ना रेड करेगी ना रेड से ब्लू करेगी, तो आपका जो हाइड्रोजन गैस होती है वो न्यूट्रल होती है। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्टिविटी की बात हम करते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। मैंने कहा था कि आपको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो हम ने मतलब क्या करते बताते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि रिएक्शन होगी तो उसका रिलेशन किससे होगा कि उसकी रिएक्टिविटी बच्चों क्या है, कैसे रिएक्शन होती है। तो ये रिलेटिव इनर्टनेस समझते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि इनर्ट है, इस पर कर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर में क्या होगा कि ये रिलेटिव इनर्टनेस ऑफ डाईहाइड्रोजन, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये कोई रिएक्शंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हम डाईहाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। तो इस बॉन्ड को जो ब्रेक करने के लिए, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो कि हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो रूम टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं होती है, तो ये इनर्ट होते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन हमें इसके साथ करवानी होगी रूम टेम्परेचर पे, तो मतलब ये नहीं पॉसिबल है। इसके लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशन लेनी पड़ेगी। वो स्पेसिफिक कंडीशन बच्चों क्या होगी कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो टेम्परेचर हाई होगा। देन हम इसके रिएक्शंस की बात करते हैं कि जो मेटल्स नहीं होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके साथ ये रिएक्शन कैसे करता है। जैसे आपका ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो आपको पता है कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। अब ये कैसे बनता है कि टेम्परेचर आपका 970 डिग्री केल्विन होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट एक तरीके से हम क्या करते हैं फ्लो करते हैं, तो ये फॉर्मेशन होता है। अब ये माइनस डेल्टा एच है कि आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन या इसकी एंथैल्पी है, ये आपकी क्या है -285.9 है, यानी ये एनर्जी आपकी क्या है, ये निकल रही है। अब अगर आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, हैबर प्रोसेस 10th में पढ़ चुके हो बच्चों, ये आपका टेम्परेचर है 673 केल्विन, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका, और आयरन और मोनोमिलियम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैटलिस्ट ऑलवेज राइट इन द अबव द एरो। और आपका अमोनिया क्या होता है, फॉर्म होता है। NH3 इज कॉल्ड अमोनिया। बच्चों ये देखिए N2 हम जब लिखते हैं, मैं आपको लिखना बताती, N2 + H2 आप कर लो। अब आपको पता है कि अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। अब ये N2 है तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे 3 लगा दो। तो रिएक्शन ऑलवेज क्या होनी चाहिए बच्चों, बैलेंस होनी चाहिए। अब आपका X ये जो होता है हेलोजेंस होता है, मैंने अभी आपको S पढ़ाया है, P ब्लॉक भी आपके सिलेबस में है, लेकिन P ब्लॉक आपका हेलोजेंस आपका 12th में है। तो जो भी आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बच्चों होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, हेलोजन से, उसकी जगह हम क्या करते हैं, एक्स लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन जब हेलोजन के साथ क्रिया करे, डार्क मतलब कि नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ये डार्क में रिएक्ट करेगा, तो HX जैसे आप कहते हैं ना HCl, हाइड्रोजन ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन की तो आपका क्लोरीन के साथ की तो क्या बनाया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HX आपका बनाएगा, ब्रोमाइड के साथ करे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा। तो रिएक्टिविटी क्या होगी कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, इसलिए देखिए ये फ्लोरीन की ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। रिएक्टिविटी क्या होगी, ग्रुप में जाने पर इसमें डिक्रीज करती है। फिर अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करो, सोडियम एंड कैल्शियम आर मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्राइड्स बनाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, NaH ये गर्म का निशान है, क्या हीट कर रहे हैं। कैल्शियम के साथ करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्राइड, या इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिथ। कभी कभी जैसे आपको फार्मूला या कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द हाइड्रोलिथ, तो कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्राइड एंड हाइड्रोलिथ। ये देखिए CaH2NaH, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी मैंने आपको फार्मूला लिखना बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। कैल्शियम की वैलेंसी बच्चों 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। तो हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा CaH2, और सोडियम के हाइड्रोजन के साथ करोगे तो NaH। फिर
आप कॉपर का ऑक्साइड ले रहे हो और हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एक्शन। ऑफ रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा कि इसमें से ये ऑक्सीजन को निकालेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो ये देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देगा तो वाटर बना देगा और कॉपर आपका एज इट इज निकल जाएगा। बच्चों रिएक्शंस आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी रिएक्शंस आपको क्लियर नहीं होती है, रिएक्शन जब भी बच्चों आप लिखोगे तो आप लिख लिख के आप याद करने की कोशिश, और हमें याद नहीं करेंगे, हम ये देखते हैं कि कहाँ से कैसे रिप्लेस हो सकता है और हमें फॉर्म क्या करना है। लर्न करने की नीड नहीं, क्योंकि रिएक्शंस का कहते हैं ना कि एक समंदर है, वो हम लर्न नहीं कर सकते, सिर्फ हम समझ के कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म करना है। अब आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो कि वेजिटेबल ऑयल होता है उसका हाइड्रोजिनेशन। बच्चों धीरे धीरे टर्म्स में आपको क्लियर करूँगी कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अगर आपका हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब होता है निकलना। तो अगर आपका हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो वेजिटेबल ऑयल निकल की प्रेजेंस में और आपका टेम्परेचर क्या है 400 केल्विन है, तो आपका क्या बनेगा, घी बनता है, ठीक है। घी कैसे हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि ऑयल पर हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। हम ये जो आप खाते हो ये भी इसी प्रोसेस के थ्रू बना हुआ होता है, ठीक है। अब रिएक्शंस विथ मेटल आयंस, ये पैलेडियम है बच्चों, पैलेडियम, ठीक है, ये पैलेडियम है। पैलेडियम के रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से कराओगे बच्चों तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। देखिए रिएक्शंस विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड ले लेगा और खुद पैलेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने आयंस में चेंज हो जाएगा। अब वाई हम लिख देते हैं कि कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 वेरिएबल है, ये किसी भी मेटल का ऑक्साइड है। बच्चों एक्स वाई का मतलब होता है कि इसकी वैलेंसी कुछ भी हो सकती है। तो हम कह रहे हैं कि किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही तो मेटल निकल जाता है। देखिए एक्स कुछ भी हो सकता है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के आपका क्या बना लेते हैं बच्चों, पानी। देन हम बात करते हैं कि आपका ये जो डाई हाइड्रोजन है इसका यूजेस क्या है। देखिए यूज़ का है कि अगर आप हाइड्रोजन की कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शंस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CO कोबाल्ट तो आपको क्या मिलेगा, मेथेनॉल। CH3OH इज कॉल्ड बच्चों मेथेनॉल, मेथेनॉल ये TH, ठीक है। देखिए CO ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो ये देखिए CH3, ये 4 हाइड्रोजन हो गए तो H3 और एक CH3OH और एक ऑक्सीजन। अब ये क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ 2850 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर ऑफ 4000। सो इट इज़ यूज इन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम की तरह। इसका टेम्परेचर क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूस करता है बहुत हाई टेम्परेचर, मैंने कहा था ना कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें टेम्परेचर क्या है इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो इसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है वहाँ पे भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब आपको पता है कि द लार्जेस्ट सिंगल यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इज द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। मैंने अभी आपको बताया था अमोनिया के प्रोसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, अगर फर्टिलाइजर्स जो आपकी खाद वगैरह होती हैं उस पर भी क्या करते हैं हम इसको हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और ये आपका नाइट्रिक एसिड है, HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। एक इसकी प्रिपरेशन पे भी हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। अब लिक्विड हाइड्रोजन, रॉकेट की फ्यूल जो है आपकी 12th में है कि हम फ्यूल कैसे, क्योंकि हम जो रॉकेट लेके जाते हैं स्पेस में वहाँ पे फ्यूल की नीड होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी बनाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन को मैंने अभी बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बच्चों क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये होता है कि मेटल को हमें प्योर फॉर्म पे ऑब्टेन करना है। जो भी हमारा मेटल्स होता है वो इम्प्योर फॉर्म में हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, तो हम क्या करते हैं हाइड्रोजन की एक्शन या रिएक्शंस करा करके हम अपने मेटल्स को प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। 12th में बच्चों मेटलर्जी है, यानी कि हम प्योर फॉर्म कैसे ऑब्टेन करते हैं पूरी प्रोसेस है, तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि कैसे हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। अभी तो सिर्फ आप पढ़ रहे हो, पॉइंट्स हैं आप समझ रहे हो, लेकिन बस ये दिमाग में ये कर लो कि अगर हम मेटल का प्योरीफिकेशन कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं।
देन हाइड्रोजन इज यूज व्हेन फ्यूल सेल, मैंने जो आपको बताया था कि रॉकेट सेल हो चाहे फ्यूल सेल हो जो कि आप लेके जाते हो, तो ये क्या है, हाइड्रोजन इज यूज इन अ फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी प्रोड्यूस करने के हम फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिंथेटिक पेट्रोल, पेट्रोल को बनाने के लिए भी हमें सिंथेटिक पेट्रोल में से नेचुरल नहीं, जो हम सिंथेसाइज करते हैं, जो हम पेट्रोल मतलब बनाते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। बाय हीटिंग हाइड्रोजन विथ कोल एंड हैवी ऑयल्स अंडर वेरी हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, कैसे बनाते हैं कि हम कोल लेते हैं, ठीक है, और उस पर हाइड्रोजन की क्या कराते हैं, कोल और हैवी ऑयल्स लेंगे, ठीक है, बड़े हैवी ऑयल्स लेंगे, उसमें उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे और प्रेशर बहुत ही हाई होगा और बच्चों कैटलिस्ट होगा, जिससे कि रिएक्शन फास्ट हो और आपका पेट्रोल सिंथेसाइज हो जाए। फिर आप देख लीजिए, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आपके क्या है, हाइड्रोजन के हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन देखिए, ये एटॉमिक फॉर्म में, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ये एटॉमिक फॉर्म में है। तो अगर एटॉमिक फॉर्म में अगर बनाना हो तो हम इलेक्ट्रिक आर्क मतलब इलेक्ट्रिक करंट का जैसे करते हैं, वो फ्लो कराते हैं, आर्क देते हैं, चिंगारी जिसे समझिए कहते हैं, तो आपको क्या होता है कि ये एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाती है। ये बहुत ही बच्चों रिएक्टिव होती है। अब नेसेंट क्या होता है, नेसेंट क्या होता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो तुरंत हम फ्रेश बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्या है, नेसेंट क्या है, हाइड्रोजन है, और ये बहुत ही क्या है, रिएक्टिव है। यहाँ पे देखिए कैसे बना हुआ है, इट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड which is not possible with ordinary hydrogen, it can never be isolated। अब ये क्या है, जिंक के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो आपको क्या मिलता है, नेसेंट हाइड्रोजन होता है। एक्टिविटी ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन बाय विच इट इज ऑब्टेन, जिस रिएक्शन से ऑब्टेन होता है उसकी ये क्या होता है, रिएक्शंस पर ये डिपेंड करता है, और इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये देखिए जिंक है, इसका क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। इट कॉजेज रिडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन लेंगे तो बच्चों उससे ये पॉसिबल नहीं होती है, तो अगर हम ये नेसेंट हाइड्रोजन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। देखिए रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं कि जो हम नॉर्मल हाइड्रोजन हो ले रहे हैं उससे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप क्या करोगे कि अगर नेसेंट हाइड्रोजन ले लोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। एंड एब्जॉर्ब्ड की क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन क्या होगी, एब्जॉर्ब क्या हाइड्रोजन क्या होती है, जो कि सरफेस पे, बेटा दो तरीके के टर्म्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है और एक एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन पूरा होल सरफेस पे होता है, जैसे कि हम पानी में स्पंज डालें और पूरी भीग जाए तो एब्जॉर्प्शन है, और सरफेस पे कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो, जैसे धूल आके आपकी कारपेट पे, कालीन पे आकर के अगर धूल जमती है तो वो सरफेस फिनोमेना है। तो हाइड्रोजन जो भी किसी मेटल की सरफेस पे आके क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इसे हम कहते हैं ऑक्यूलेशन, ऑक्यूलेशन, ठीक है, ऑक्यूलेशन कहते हैं, ऑक्यूलेशन कहते हैं। दिस हाइड्रोजन ब्रिंग्स आउट मैनी केमिकल चेंजेस सच एज रिएक्शन, ये जब हाइड्रोजन इसकी सरफेस पे आके बच्चों जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये क्या करती है, रिडक्शन का प्रोसेस करती है। ऐसा नहीं होता है कि ये पूरे एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में क्या है बच्चों डिफरेंस हो, तो सरफेस पे आके जब ये ऐड हो जाती है या क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसे ऑक्लूशन कहते हैं, तो रिडक्शन ये होता है आपका। ये देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इस सरफेस पर जो हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या होती है, कम होने लग जाती है। अब दो तरीके की हाइड्रोजन होती है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, न्यूक्लियर मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर पे स्पिन्स होती है, क्लॉकवाइज होती है, और एक क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। व्हेन इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं तो अगर न्यूक्लियर स्पिन्स आर, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है अगर सेम डायरेक्शन पे हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन। लेकिन अगर न्यूक्लियर स्पिन्स अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, देखिए एक क्लॉकवाइज जा रही है और एक एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये सेम डायरेक्शन पे हो रही है न्यूक्लियर की स्पिन तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ओ फॉर ऑर्थो, और अगर अपोजिट हो रही है तो पैरा हो जाएगी। अब रूम टेम्परेचर में देखेंगे तो रूम टेम्परेचर पे 70% क्या होती है, ऑर्थो होती है 75%, और 25% क्या होते हैं बच्चों, पैरा होती है। अब ऑर्थो मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए अगर ये न्यूक्लियर के आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहे हो तो इन दोनों का अगर न्यूक्लियर स्पिन, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर ये सेम देखिए डायरेक्शन में हो रही है, देखिए इसकी स्पिन सेम हो रही है, क्लॉकवाइज ही हो रही है दोनों की, तो इसे हम कहेंगे ऑर्थो, और इसकी देखिए क्लॉकवाइज हो रही है, इसकी एंटो क्लॉकवाइज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं पैरा। रूम टेम्परेचर पे बच्चों आप देखते हो
कि जो ऑर्थो है वो 75% आपको मिलती है हाइड्रोजन की, और पैरा 25%। अब हाइड्रोजन की इकोनॉमी क्या है, मैंने आपको कहा था कि लिक्विड हाइड्रोजन के यूज़ में हम इसे रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं, और ये एक एनर्जी का भी सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फ्यूल सेल में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड एलिनाइट। क्या है, हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन को बच्चों मैंने बताया था कि ये प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी के रूप में, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन हम लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये करें तो वाटर बना देगी, तो प्रोडक्शन भी हो रहा है, आपको एनर्जी भी मिल रही है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हम क्या करते हैं, फ्यूल सेल में भी इसको लेकर के ऊपर जाते हैं कि फ्यूल क्या, जिससे हमें फ्यूल ऑब्टेन होती है। देन स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करूँगी। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसका नाम किसने रखा था, पहले क्या थे, कैवेंडिश थे, फिर लेवाइजर आए, फिर आपके हाइड्रोजन है क्या है, डाइहाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बनाया बच्चों। नेक्स्ट में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू। अब मेटल के हम बच्चों हाइड्राइड्स की बात करते हैं कि हाइड्राइड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। दीज आर फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बच्चों फर्स्ट और सेकेंड जो मैंने आपको पढ़ाया है, एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, जिस पे जो एस ब्लॉक जिसे हम कहते हैं कि इसमें NS1 इलेक्ट्रॉन है और इस पे NS2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, आयनिक हाइड्राइड, या इसे हम क्या कहते हैं, सैलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। ये हाइड्राइड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ये आपका फर्स्ट है आयनिक हाइड्राइड्स, सब फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट क्या है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या करते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करेंगे हाइड्रोजन के साथ। बाकी सारे जितने भी मेटल्स होंगे और नॉन मेटल्स होंगे वो आयनिक हाइड्राइड का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कि इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम आपस में जुड़ करके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनका कि क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्योंकि क्रिस्टल को क्या कहते हैं, जालक, मतलब इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसे हमें ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चों क्या होगा, वो हाई होगा और ईजिली डिकम्पोज्ड बाय वाटर, CO2 और SO2। और जो भी ये हाइड्राइड्स होंगे, कहने का मतलब ये कि अगर वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड से आप इसकी रिएक्शंस कराओगे तो ये जो हाइड्राइड है वो टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है तो ये आपका क्या बनाता है, कैल्शियम फॉर्मेट। बच्चों फॉर्मेट आपको जो नॉमेनक्लेचर है अभी मैं पढ़ाऊंगी जब ऑर्गेनिक शुरू करूंगी, इट इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जब हम हाइड्रोजन निकाल करके कैल्शियम जोड़ देंगे तो एक तरीके से ये सॉल्ट बन गया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, मेकिंग में, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैं जैसे जैसे बच्चों आगे बढ़ूंगी, अभी मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं की है, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करूंगी तो आपको पता चलेगा कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है और ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ये सारे क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एंड फॉर रिमूविंग लास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर, ये क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, निकल जाता है। जो आपकी हाइड्रोजन होती है वो वाटर फॉर्म में निकल जाती है। तो ये जितने भी आपके जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं या नॉन मेटल्स हाइड्राइड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, इन आप मेटल हाइड्राइड्स को यूज़ करके, इनको आप यूज़ करके क्या बनाते हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट बनाते हो कि इनकी प्रेजेंस में आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। Then we move to the second, molecular और कोवैलेंट। मॉलिक्यूलर और सेकंड आपका है मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट से कि बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जितने भी आपके पी ब्लॉक, एस के बाद बच्चों आपका फर्स्ट और सेकंड पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था वो एस ब्लॉक है, एस और पी के बीच में डी है। तो जो पी ब्लॉक होते हैं 13 to 18, 13 ग्रुप टू 18 होते हैं, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं।
तो दी अब इसमें क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि हम ऑक्टेट को मान करके चलते हैं बच्चों की ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर ऑक्टेट से कम है तो उसे हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरॉन है, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 होते हैं। अगर आप BS3 बनाओगे तो 3 हाइड्रोजन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो देखिए यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो अगर हाइड्रोजन आपका देखिए विच डू नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आपके एल्युमिनियम में भी क्या है 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड आपका क्या है, शेयरिंग करने से बनता है, और अगर शेयर भी कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा है ही नहीं है कि ये ऑक्टेट बना पाए। देन हम कहाँ जाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। प्रिसाइज का मतलब समझते हो बच्चों, प्रिसाइज मतलब कहते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं कि आपके चारों हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो जाएं, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू फॉर्म नॉर्मल, यहाँ हम ऑक्टेट से ही कहेंगे कि नॉर्मल। अगर आप कार्बन देखो बच्चों, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और मेथेन बनाना हो तो CH4 इज कॉल्ड मेथेन। हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है, प्रिसाइज नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, या इस कंपाउंड को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन रिच, अब रिच क्या होंगे, ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ऑक्टेट आप नहीं, ऑक्टेट आपके हो लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी एक्स्ट्रा बचे, ये मेरा वर्ड पकड़ो, ऑक्टेट नहीं बचा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के बाद भी एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े रहे। पहले वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसे आप कह रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्ड बन गया लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था कि जिससे वो ऑक्टेट कंप्लीट पर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। यहाँ पे अगर अमोनिया की बात करो बच्चों, तो अमोनिया के पास आपको पता है कि कितने होते हैं, 5 होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गया बच्चों और एक लोन पेयर एक्सेट्रा रह गया। तो इलेक्ट्रॉन रिच, ये देखिए लिखा है ना, हैव ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म। इसमें यह बताया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, एक्यूरेट है बॉन्ड, तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैं। सिर्फ वर्ड से बच्चों क्लियर करो कि मैं बोल क्या रही हूँ। और इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कम है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एक्यूरेट। मेटेलिक और इंटरस्टिशियल। अब अगर ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों, डी ब्लॉक के, क्योंकि एस और पी के बीच में होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स और आपके जो रेयर अर्थ होंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपके जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो हाइड्रोजन के फॉर्म के साथ क्या फॉर्म करते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। कहने का मतलब है कि बीच में ये घुस जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के बीच में घुस जाते हैं। इंटरस्टिशियल मतलब बीच में घुस के कंपाउंड बना लेते हैं, और ये पावरफुल, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। अब ये नॉन स्टिकियो है बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन स्टिक्योमेट्रिक, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक्यूरेट रेशियो 1 2 3 डेसिमल में भी क्या हो जाएगा, ये रेशियो होगा, इससे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टिक्योमेट्रिक। अगर एक क्या कहता है कि एक सफिशिएंट रेशियो 1:2 या 3, तो उसे हम कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक। और यहाँ पे क्या है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक है। और कंपोजिशन क्या, जैसे ही हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे बच्चों, ये वेरिएट करेगा। ये लेंथेनम है आपका, ये एफ ब्लॉक है, ये टाइटेनियम आपका डी ब्लॉक है। तो ये बीच में घुस जाते हैं इसके साथ हाइड्रोजन, और इंटरस्टिशियल ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोजन के बीच में से घुस जाते हैं और ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं और मेटल के कैरेक्टर शो करते हैं बच्चों। अब ये जो आपका पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स होगा, ये उनके साथ बनेगा जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी रेंज 1.4 से 2 के बीच में होगी। और पॉलीमेरिक मतलब होता है बच्चों 2 या 2 से ज़्यादा, 50 100, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। 1 से ज़्यादा, एक होता है उसे कहते हैं मोनोमर कहते हैं, 2 है तो डाइमर, 3 है तो ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर। लेकिन बहुत ज़्यादा है, पॉली है, मोर देन 50 100 या 20, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमेरिक। एंड मतलब बहुत ज़्यादा। तो
इन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड एक्ट एज अ लिगेंड, यहाँ पे हाइड्राइड क्या करता है, लिगेंड। लिगेंड बच्चों वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को। ये सारी चीज़ें बच्चों अभी आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा अभी आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो आप डीपली है आपके 12th में है, लेकिन बस ये जानो कि सेंट्रल मेटल को जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपका क्या होता है, लिगेंड होता है। और ये जो लिगेंड होता है वो किससे अटैच होता है, सेंट्रल मेटल से अटैच होता है। बच्चों आपका ये जो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहीं पे क्या कर रही हूँ, मैं क्लोज कर रही हूँ। सेकंड लेक्चर में मैं आपको इसके आगे प्रोसीड करूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कंसल्ट टू मी। थैंक यू।